नमस्ते बच्चों। आज यहाँ पर हम 5वीं कक्षा की पहली इकाई का तीसरा पाठ देखने वाले हैं। यह पाठ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह एक कहानी है और हम बच्चों को कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इस कहानी को हमें देखते देखते इसे इमेजिन भी करना है, यानी इसे हमें सोचना भी है कि किस प्रकार यह घटना हुई होगी। तो यह पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ बातें यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर राजा है, मंत्री है और मंत्रीगण भी है। और मंत्री यानी ये अलग अलग प्रकार के पात्र है। इस पात्र की कल्पना हमें करनी है। राजा कैसा होता है, राजभवन कैसा होता है, राजभवन में किस प्रकार के लोग बैठते हैं। तो ये तो हमने अभी अभी महाभारत और रामायण जैसी जो कहानियाँ हैं जो टीवी पर चल रही थी, तो इसे देखकर आपके मन में वह कल्पना आ गई होगी। लेकिन राजभवन में काफ़ी मंत्री होते हैं और उनका प्रमुख मंत्री होता है, उसे हम राजमंत्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी है। तो हम इस कहानी को देखते हैं, लेकिन देखने से पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर एक परिच्छेद है। परिच्छेद का मतलब क्या होता है? यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, यहाँ को हम खत्म करते हैं। इस पूरे परिच्छेद में एक मुद्दा होता है। इसे यहाँ पर क्लियर किया जाता है एक परिच्छेद में, और इस परिच्छेद को यहाँ पर खत्म करके नए विषय को यहाँ से शुरुआत किया जाता है, वो दूसरा परिच्छेद होता है। तो हमें भी परिच्छेद के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और जब भी हम किसी सवाल के जवाब लिखते हैं या हमें परिच्छेद बनाना पड़ता है, तो पहले अपने मुद्दे को खत्म करके हम नए मुद्दे के लिए नए परिच्छेद का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम पूरी तरह मिटा देते हैं और हम अभी इस नए पाठ को शुरुआत करते हैं। तीसरे पाठ का नाम है योग्य चुनाव। यहाँ हम पहले परिच्छेद को देखते हैं। इसे मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। इसके साथ साथ आप भी अपने सामने किताब रखिए। उस किताब पर जो पहला परिच्छेद पढ़ने वाला हूँ, उस परिच्छेद पर उंगली रखिए, और जैसे जैसे मैं पढ़ते जाता हूँ आप भी उसके साथ साथ मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। और जो हमारे विद्यार्थियों के पालक है, वो भी उन पर ध्यान रखें। तो मैं शुरुआत करता हूँ। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। अब हम यहाँ तक इस पाठ को देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, राजा का नाम क्या है? राजा मंगलसेन। उनके राज्य मंत्री का या मंत्री का नाम क्या है? उसके मंत्री का नाम है जगतराम। उन्होंने अपनी कौन सी इच्छा, राजा के सामने कौन सी इच्छा व्यक्त की? वो स्वयं को इस राज्य के काम से मुक्त कराना चाहते हैं। फिर मंगलसेन ने उनसे कहा कि आपको अगर इससे मुक्त होना है तो आपको क्या करना होगा? आपके जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कराना होगा। इसका मतलब जगतराम कैसे है? मंत्री जगतराम कैसे है? वो ईमानदार है, सेवाभावी है और परोपकारी भी है। आगे,
जगत राम ने ढिंढोरा पिटवाया। ढिंढोरा का मतलब क्या होता है? अब हम मराठी में आते हैं। ढिंढोरा का मतलब होता है दवंडी। आपको भी शब्द को लिख लेना है। ढिंढोरा का मतलब दवंडी। आप अगर पेंसिल की मदद से इस किताब में ढिंढोरा के पास ही छोटे हस्ताक्षर में दवंडी शब्द लिखेंगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ढिंढोरा पिटवाने के लिए ढिंढोरा पिटवा के उन्होंने क्या कहा कि नए मंत्री का चयन करना है। चयन का मतलब क्या होता है? इसे मराठी में हम देखते हैं। चयन का मतलब होता है नेमणूक। क्या करना है? नेमणूक कराना है। कब कराना है? गुरुवार को कराना है। कितने बजे कराना है? 11 बजे दरबार में चुनाव होने वाला है या उसकी निमणूक होने वाली है। और दवंडी देने वाले लोगों को क्या कहते हैं? हरकारे। और हमारे यहाँ इसे मराठी में क्या कहेंगे? हम तो उसे दवंडी वाला ही कहते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला परिच्छेद। पहला परिच्छेद भी समझ लिया और इसके कठिन अर्थ को भी हमने वहीं पर लिख लिया। तो हम इसे मराठी में समझ लेते हैं। राजा मंगलसेन हा राजा होता। एका राज्याचा राजा होता. त्याच्याकडे जगतराम नावाचा एक मंत्री होता आणि ह्या मंत्रीला स्वतःला सेवामुक्त व्हायचं होतं. सेवामुक्त होण्याकरिता राजाकडे त्यांनी मागणी केली असता राजाने त्याला सांगितलं की तुझ्यासारखा सेवाभावी, परोपकारी आणि इमानदार मंत्री तू मला शोधून दे, तरच तुझ्या सेवामुक्तीचा मी विचार करील. मग जगतरामने काय केलं? सर्व राज्यामध्ये आदेश पाठवला आणि दौंडी पिटवली. आणि दौंडी दिल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय सांगितलं की पुढील गुरुवारी, अगले गुरुवार याने पुढील गुरुवारी नवीन मंत्र्याची नेमणूक होणार आहे. तरी ज्यांना जे या पदासाठी इच्छुक उमेदवार असतील त्यांनी काय करायचं आहे? पुढील गुरुवारी 11 वाजता राजदरबारामध्ये हजर राहायचं आहे. असा गावामध्ये दौंडी पिटवली. उसके बाद अब दूसरे परिच्छेद की ओर आते हैं। दूसरा परिच्छेद हम यहाँ पर समझ लेते हैं। समय आगे तेजी से जा रहा है। अभी मैं पढ़ने वाला हूँ। सभी बच्चे फिर से किताब के दूसरे परिच्छेद पर उंगली रखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ से यह परिच्छेद शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है। तो अभी सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। ओके, तो ये परिच्छेद हमने भी पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया और मेरे साथ आशा करता हूँ आप सभी बच्चों ने भी पढ़ लिया होगा। अब हम इसके कठिन शब्द की ओर भी देखते हैं और परिच्छेद को समझने की कोशिश करते हैं। चयन वाले दिन, तो चयन कब होने वाला है? गुरुवार को। कितने बजे? 11 बजे होने वाला है। उस दिन क्या हुआ? राज दरबार की ओर आने वाले एक मार्ग यानी रास्ते पर सुबह से नवयुवकों की भीड़ लगी थी। नवयुवक यानी तरुण, जो उम्मीदवार के पात्र है वो सारे नवयुवक वहाँ पर भीड़ करे हुए थे। तो हम भी देखते हैं जहाँ पर भी भर्ती प्रक्रिया होती है मिलिट्री की या कई और भी पदों की हो, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी राज्य के मंत्री की थी, तो इसके लिए नवयुवकों की भीड़ होना तो जायज़ था
या लाजमी था। तो यहाँ पर भीड़ हमें दिखाई देती है। इसके बाद भीड़ यानी गर्दी, नवयुवक यानी तरुण, पात्र तरुण। उसके बाद आगे हम चलते हैं सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों यानी 100 यानी 100, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश था। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है म्हातारा। हताश, हताश का मतलब होता है अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, इस अवस्था में बैठना, इसे हताश बैठना हम कहेंगे। तो यहाँ पर वो हताश बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया, पहिया का मतलब होता है पाय किंवा चाक, पहिया का मतलब होता है चाक। ओके, तो यहीं पर उसे लिख लेना है। रास्ते के किनारे कीचड़ में फंसा था। कीचड़, कीचड़ का मतलब होता है, क्या होता है कीचड़ का मतलब? कीचड़ का मतलब होता है एक सेकंड, चिखल। कीचड़ का मतलब क्या होता है? चिखल। तो वहां पर पेंसिल की सहायता से हमें लिख लेना है, हमें समझने के लिए। उसके बाद कीचड़ से निकलने की कोशिश, कोशिश यानी प्रयत्न, कोशिश यानी प्रयत्न। कोशिश की पर असफल रहे। उस वृद्ध ने कोशिश की लेकिन असफल रहे हैं। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार में जाते समय यह दृश्य देखा। किसी ने वृद्ध की सहायता नहीं की, किसी ने वृद्ध की सहायता नहीं की। अब इसे हम मराठी में समझ लेते हैं। ज्यावेळेस मंत्री राज दरबारामध्ये नेमणूक होणार होती, मंत्र्याची नेमणूक होणार होती, त्याच वेळेला त्या राज दरबाराकडे जाणाऱ्या मार्गामध्ये सकाळी नवयुवकांची गर्दी झालेली होती आणि अशा वेळेला त्या रस्त्याने जाणाऱ्या शेकडो नवयुवकांनी रस्त्यामध्ये असणाऱ्या एक वृद्ध माणसाची स्थिती पाहिलेली होती. बिचारा माणूस तो म्हातारा हताश झालेला होता. त्याच्या मागचं कारण काय आहे की त्याच्या बैलगाडीचा एक चाक जे आहे ते काय झालेलं होतं, कीचडचा अर्थ काय सांगितला? चिखलामध्ये धसणा. धसणा म्हणजेच रोवणे किंवा गच्च बसणे. त्या ठिकाणी ते अडकलेलं होतं आणि ते काही केलं त्याला निघत नव्हतं त्या म्हाताऱ्या माणसाकडनं. आणि मग वृद्धने कई बार जो म्हातारा माणूस आहे त्याने भरपूर प्रयत्न केला त्या गाळामध्ये गुंतलेल्या किंवा कीचडमध्ये गुंतलेल्या चाकाला बाहेर काढण्याचा, परंतु सर्व विफल राहिली आणि बिचारा हताश होऊन खाली बसला. पूर्णतः तो असफल झाला. आणि मंत्रिपदाचे सगळे उमेदवार जे राज दरबाराकडे चाललेले होते, सर्वांनी हे दृश्य पाहिलेलं होतं. मात्र याच्यापैकी कोणत्याही व्यक्तीने त्याला सहकार्य केलेलं नाही किंवा मदत केलेली नाही. आता आपण तिसऱ्या परिच्छेदकडे जाऊया किंवा तिसऱ्या पॅरेग्राफकडे जाऊया. तीसरा पैसेज पाहूया. आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है. उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर. कर्मवीर निर्धन था. निर्धन, देखिए अभी इस शब्द को हमें फौरन समझना है. निर्धन का मतलब होता है बेचारा वो गरीब था. कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था. यहाँ पर प्रतिभाशाली, वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था. उसी समय बैलगाड़ी वाला दृश्य एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था. सॉरी, एक शब्द छूट गया. उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था. यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा. जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला. वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए. फिर इनाम में कुछ रुपए देने
चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे, हाँ ये अगले बार इस मुद्दे को हम पूरा करते हैं। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं मंत्री जगत राम थे। तो अभी यहाँ पर हम दो परिच्छेद को समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पर कुछ नए नए शब्द भी हमारे लिए आए हैं। उस सभी शब्द को, कठिन शब्द को भी हमें देखना है। उम्मीदवार युवक के साथ उम्मीदवार युवक में एक था कर्मवीर। अभी सैकड़ों थे, लेकिन टुकड़े में से हमें किसके बारे में पढ़ना है? कर्मवीर के बारे में पढ़ना है। वो बेचारा निर्धन था। निर्धन के बारे में हमने देखा, वो बेचारा गरीब था, उसके बाद पैसे नहीं थे, लेकिन वो प्रतिभाशाली था। प्रतिभाशाली यानी उसमें काफी अच्छे गुण थे जो मंत्री होने योग्य थे। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया चाक, कीचड़, चिखल बाहर खींचने के प्रयत्न कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। कुठे उतरलेला आहे? कीचडमध्ये किंवा चिखलामध्ये उतरलेला आहे। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरो म्हणजे भरपूर, ढेरो म्हणजे काय? लिहून घ्या, भरपूर। ढेरो म्हणजे भरपूर। भरपूर आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे। कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। अभी इस पूरे परिच्छेद को हम मराठी में देख लेते हैं। उमेदवार युवकांपैकी एक युवकाचं नाव आहे कर्मवीर। हा कर्मवीर बिचारा गरीब आहे, परंतु हा प्रतिभाशाली आहे। असा नवयुवक जो आहे तो दरबाराकडे घाईघाईने निघालेला होता, परंतु त्याच वेळेला त्या बैलगाडीमध्ये असणारा वृद्ध जो आहे पुन्हा एकदा प्रयत्न करत होता चिखलामध्ये अडकलेल्या चाकाला बाहेर काढण्याचा। परंतु हे दृश्य पाहिल्यानंतर कर्मवीर याने काय केलं? तिकडे जाण्याची चिंता बाजूला ठेवली आणि त्या बिचाऱ्या म्हाताऱ्याला मदत केली आणि खाली चिखलामध्ये उतरून ते जे चाक आहे ते बाहेर काढलं। आणि हे बाहेर काढल्यानंतर त्या वृद्धाने त्याला फार आशीर्वाद दिले आणि पैसे देण्यासाठी प्रयत्नही केले, परंतु यांनी विनम्रतापूर्ण ते पैसे नाकारले। आणि मग पर्यायाने काय झालं? त्यांनी त्या माणसाची मदत केल्यामुळे त्याला त्या दरबारामध्ये येण्यासाठी, कुणाला? कर्मवीरला दरबारामध्ये येण्यासाठी उशीर झाला आणि बिचारा कसा तरी धावपळ करत तिथपर्यंत पोहोचला आणि त्याचे कपडे संपूर्ण चिखलाने भरलेले होते। हेच पाहिल्यानंतर सर्व युवक काय झाले? त्याला हसायला लागले आणि बैलगाडीवाला वृद्ध त्याच्या पाठीमागून लगेचच आला आणि हा वृद्ध दुसरा तिसरा कोणी नसून तो स्वयं मंत्री जगतराम होता। आणि आता आपण काय करूया? शेवटच्या परिच्छेदाकडे जाऊया। शेवटचा परिच्छेद या ठिकाणी पाहूया। सर्वांनी पुन्हा वाचनाकडे लक्ष द्यायचं आहे। पुन्हा आपल्या पुस्तकामधील ओळीवर बोट ठेवायचं आहे आणि मी ज्या पद्धतीने वाचतोय त्या पद्धतीने पटपट वाचण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महावीर, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुख होता है, पीड़ा नया शब्द आया है, पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। सुधा शर्मा। यहाँ पर हम पहले उन कठिन शब्दों को देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ते पढ़ते उन शब्दों को अंडरलाइन किए थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई।
जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में सारे गुण राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। गुण मालूम है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होना, खुश होना। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा यानी दुख या फिर हम इसे दर्द भी कह सकते हैं। दुख दर्द जो समझ सकता है, पीड़ा समझ सकता है, वही राजा के उच्च पद पर बैठने योग्य होता है। उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद का मतलब हमने देख लिया है, कार्यभार पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम ने सही चुनाव किया है। तो इस प्रकार और फिर कर्मवीर को राज्य का मंत्री बना दिया गया। तो इस प्रकार की एक छोटी सी कहानी है, जहाँ पर हमने इसे हम अगर एक साथ देखें तो हमने देख लिया कि जो दूसरों की सहायता करता है वही राज्य का मंत्री होने योग्य होता है या उच्च पद पर जाने के लिए योग्य होता है। किसी भी जो दूसरों की सहायता नहीं कर सकता उसे ऊंचे पद पर पहुंचाना गलत होता है। तो इस प्रकार से इस कहानी का कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको इसे 1-2 बार पढ़ना है, समझना है, कठिन शब्दों को लिख लेना है और नीचे दिए गए सवाल जवाब तो यहाँ पर है नहीं, तो इससे तैयार होने वाले जो भी प्रश्न है, प्रश्न को हमें समझ लेना है। तो यह पाठ किसका था, कौन से लेखक का था? सुभाष शर्मा का था। तो ठीक है, यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है।